Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. Hi students, 11th क्लास से आपके थर्ड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। जैसे पहले भी बताया था कि जो आपका सेकंड चैप्टर था वो इससे पहले ख़त्म हो चुका था। तो देखिए इस चैप्टर अभी तक हमने जो 2 चैप्टर पढ़े हैं उसमें केवल हमने बात की कि जो फिज़िक्स का स्कोप होता है, ठीक है, स्कोप ऑफ फिज़िक्स या उसके जो कह सकते हो आपकी माइक्रो फिज़िक्स और मैक्रो फिज़िक्स के रूप में जो हमने 2 पार्टीशन उसके पढ़े थे। सेकंड चैप्टर की बात आई तो हमने उसमें उसी का क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी, मेज़रमेंट पढ़ा, यूनिट्स पढ़ी, डायमेंशंस पढ़ी कि किसी वस्तु की जो फिजिकल क्वांटिटी भी होती क्या है या उनका जो मेज़रमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इस तरह की चीज़ें हमने उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। या उनमें जो और जब हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो किस यूनिट में करना चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का, या उसमें जो एरर्स होती हैं तो वो किस तरह से होती हैं या कैसे आती हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो उन पर निर्भरता कैसे है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ एक जो चैप्टर स्टार्ट होता है थर्ड, तो इसमें केवल आप यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वैसे तो आप इसके बारे में 9th के जो क्लासेज है उसके बारे में उसमें पढ़ चुके हैं, गति के गति चैप्टर को। अब लेकिन देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो पहली बात तो यहाँ स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ मैं 3 या 4 जो भी लाइन खींचूँ तो आप इसमें से आप मुझे बताइएगा कि स्ट्रेट लाइन कौन सी है, क्योंकि नॉर्मल से सबका आंसर होगा वो इन 2 लाइनों के लिए होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि आपको सीधी दिख रही है। तो यहाँ सीधी रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन से नहीं है, सरल रेखा से मतलब है। तो सरल रेखा ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सरल रेखा का मतलब है आप कहीं अगर उस पर एंगल आते तो 180 का आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो रेखा पर कहीं भी बना हुआ हो। तो ये एक रिजिव रेखा होती है जिसको हम स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बात करें तो देखिए यहाँ हम केवल बात करेंगे स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा उसके बारे में। ये नहीं कि वो मोशन किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है। जो कारण वगैरह होंगे या जो किस वजह से होगा या कैसा होगा वो सब आगे 5th चैप्टर में है। ये केवल अभी थर्ड है। इससे आगे 4th चैप्टर में हम जो कर्व में होती हैं मोशन उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में। तो ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मोशन की। तो देखिए एक आप ऐसे समझ के चलिए कि सभी चीज़ें, चाहे आप अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ 24 घंटे में भी राउंड करती है, 365 दिन में भी एक राउंड करती है, लेकिन वे दोनों राउंड अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे ये अगर सन है, ठीक है, तो पृथ्वी 2 तरीके से राउंड करती है। एक तो ये अपनी ही जगह इस तरीके से राउंड करती है, ठीक है, ये वाला, ठीक। एक होता है ये इस तरीके से राउंड होना। तो दोनों ही राउंडिंग होते हैं। एक होता है ये इस तरीके से, एक इस तरीके से, और एक 2 राउंड होता है। तो ये वाला जो राउंड होता है ये होता है 365 डेज का और ये होता है 24 आवर का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अगर किसी टाइम आप सपोज किसी टाइम यहाँ अर्थ है तो कुछ टाइम बाद वो अपनी जगह से कहीं ना कहीं आगे होगी या कहीं और होगी, ठीक है। वैसे ही आप अगर मान लिया कोई इस तरह से समझ के चलें कि सुबह को 6 o'clock पे सनराइज होता है, ठीक है, और शाम को 7 o'clock PM पे जो होता है वो क्या होता है, सनसेट होता है, ठीक है। तो जो टाइमिंग है तो सन भी क्या करता है, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज करता है, यानी जगह चेंज करता रहता है, स्थिति चेंज करता है। तो जो स्थिति चेंज होती है समय के साथ, जब कोई वस्तु ऐसा करती है कि समय के साथ अपनी स्थिति चेंज करने लगे या पोजीशन चेंज करने लगे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मोशन, यानी गति। जो सबसे पहला आपका नाम लिखा है, तो हम गति किसको बोलते हैं कि जब वस्तु क्या करे, समय के सापेक्ष क्या करने लगे, अपनी स्थिति को चेंज करने लगे। अब स्थिति वगैरह से क्या मतलब है उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब वस्तु क्या करे, समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करने लगे तो वो क्या कहलाती है, उसकी वस्तु को हम क्या कह सकते हैं, गतिमान कह सकते हैं। वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ कि अब पोजीशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने अभी सबसे पहले बात की 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। तो मैंने देखिए आप
एक्स खींचता हूँ छोटी क्लासेज में, ठीक है, ये खींच दिया। ये क्या है, एक रिजु रेखा तो यानी स्ट्रेट लाइन तो है। मैं अगर यहाँ वाई खींच दूँ, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब मैं देखिए इसके इतने पार्टीशन को हटा देता हूँ, ठीक है। 2 अक्षर आप अभी तक पढ़ चुके हैं, तीसरा अक्षर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ठीक है। ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो यानी 3 डायमेंशंस की चीज़ें हैं। जैसे देखिए वाई एक्स एक्स और एक जेड एक्स इस तरीके से आप लगा लीजिए, बाहर की ओर या इधर की ओर लगा लीजिए, किसी भी साइड लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशन की चीज़ें वो होती हैं जिनमें क्या हो, वॉल्यूम हो, ठीक है, वो 3 डायमेंशन है। एरिया वाली चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, 2 डायमेंशंस होती हैं। अब नॉर्मली बिंदु वस्तु वगैरह वाली जो बातें करते हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन के रूप में, एक सिंपल लाइन जो होती है वो अलग। हम यहाँ केवल बात करने वाले हैं सिंपल लाइन की, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो देखिए अब स्ट्रेट लाइन में जब भी मोशन की बात करेंगे तो इस चैप्टर में जो मेन बात है वो ये है कि हम किसी भी वस्तु की जो गति होगी, ठीक है, तो वो जो वस्तु होगी वो अपने जो कह सकते हो जो रास्ता होता है, जो पथ है, उसके अकॉर्डिंग वो उस रास्ते की जो लंबाई वगैरह आप समझते हो, जो लंबाई आप फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं, उस लंबाई के अकॉर्डिंग बहुत छोटी होगी। जैसे देखिए अब बात करता हूँ, चलिए पहले पोजीशन बता देते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे बिंदु वस्तु के। तो पोजीशन के बारे में मैंने बात किया, आप जब किसी पॉइंट को शो करते तो आप इस तरह से लिखते थे एक्स, वाई, ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है, ऐसे तो लिखते थे। अब इसके बाद मैंने कहा ये केवल इन 2 अक्ष के लिए था। अब जब 3 अक्ष हो गए हैं तो 3 अक्ष के लिए थर्ड और आ जाता है जेड, क्या आ जाता है, जेड। तो जब आपके पास 3 डायमेंशन की कोई वस्तु होगी तो उसमें तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी तीन चीज़ें होंगी जो किसी एक वस्तु के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। जैसे ये ओरिजिन हो, यानी ये मूल बिंदु हो, ठीक है, कार्तीय तल मिलकर बनता है, तो कार्तीय तल में किसी इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की जो स्थिति होगी, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी। यानी अब ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, इस बिंदु की स्थिति प्रदर्शित कर रही होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर ये किसी वजह से जेड एक्स नहीं होता तो केवल क्या आते, एक्स वाई आते, ठीक है। जैसे अगर ये होता है इस तरीके से तो यहाँ इस बिंदु के लिए केवल एक्स वाई आते, और केवल ये इस तरह से खिंचा होता है या इस तरह से होता तो यहाँ वाई एक्स आता, यहाँ एक्स एक्स आता। अगर इस तरह से एक तिरछी लाइन खींची होती तो केवल क्या आता, जेड एक्स आता, ठीक है। तो यानी अब जितनी आप जिस तरह से ये कार्तीय तल देख रहे हैं, तो कार्तीय तल यहाँ 3 में था तो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट है, यहाँ 2 हैं, एक्सेस तो 2 कोऑर्डिनेट हैं, केवल एक लाइन खींच रखी है तो केवल एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या रिप्रेजेंट होती है कि वस्तु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी जो किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्तीय बनाते हैं, आपके एक तरह से उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखिए हम इसको निर्देश तंत्र बोल सकते हैं, लेकिन कब, देखिए अब एक चीज़ मुझे बताइए कि ये बिंदु है और यहाँ ये वापस आ जाता है यहाँ, ठीक है, यानी यहाँ से ये पॉइंट यहाँ गया, यानी ए पे था बी पे आ गया। अब इसने कुछ ना कुछ समय तो लिया होगा, सपोज दैट मान के चलिए टी। तो अब ये आपके पास चलिए बिंदु पता लग जाएंगे, लेकिन टी कहाँ से पता लगेगा, तो आप टाइम किस चीज़ से देखते हैं, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो टाइम किस चीज़ से देखते हैं, घड़ी से। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट के साथ, यानी इस फ्रेम के साथ जो सिस्टम बना एक्स वाई जेड का, उसके साथ अगर आप एक घड़ी ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, निर्देश तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एक निर्देश तंत्र हुआ, और उसी निर्देश तंत्र क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी वस्तु की पोजीशन को व्यक्त करता है कि इसी पोजीशन से आप देखिए, पोजीशन क्या होती है, पोजीशंस के जरिए आप ये सब बता सकते हैं कि वस्तु गतिमान है नहीं है, ठीक है, कितने समय में कितनी गति की है, ठीक है, या कितनी तेज़ गति कर रही है, कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, ये सारी चीज़ें आप इस स्थिति के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं। तो मेन चीज़ है किसी वस्तु की पोजीशन वेक्टर का पता होना। पोजीशन वेक्टर के पता होने के बाद आप उसके लगभग सभी उसको पूर्णतः डिफाइंड कर सकते हैं वस्तु की सभी चीज़ों के लिए, चाहे आप वस्तु के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब जब वस्तु देखिए गति करेगी, ठीक है, तो वस्तु जब गति करेगी तो वस्तु की गति करने के लिए आप ऐसे समझ के चलिए कि कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो निर्देश तंत्र होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब लेकिन ऐसा भी होता है, देखिए कभी कभी
वन डायमेंशन मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जब हम सिंगल एक्सिस खींचते हैं, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड खींचा मैंने, जेड में देखिए ये तीनों एक्सेस आप इस तरह से ही खींच सकते हैं। देखिए एक्स भी इसी तरीके से खींच सकते हैं, वाई भी और जेड भी। क्यों? क्योंकि हमें तो केवल स्ट्रेट लाइन से मतलब है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से मतलब है। तो स्ट्रेट लाइन एक क्या होगी, एक तरह का अक्ष होती है और वो ही क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो मैंने, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से लाइनें खींच के बताया था, इसलिए मैंने वो बनाई है, ठीक। जब वस्तु केवल या तो केवल एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग या वाई एक्स के अकॉर्डिंग या जेड एक्स के अकॉर्डिंग केवल सिंगल एक्सिस के अकॉर्डिंग गति करती है तो क्या कहलाती है, वन डायमेंशन, यानी एक विमीय गति कहलाती है। वन डायमेंशन क्या कहलाती है, वन डायमेंशन यानी एक विमीय गति, ठीक है। इसमें केवल एक ही एक्सिस का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे इसके लिए मैं बताऊँ आपको कि जो आप 9th में जितने चैप्टर आपके हैं, ठीक है, तो उन्हीं का विस्तृत रूप यानी थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में आप यहाँ 11th में पढ़ते हैं। जो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब कुछ वही है, मैं केवल ये कह रहा हूँ जितने चैप्टर 9th में हैं उनका जो बड़ा रूप है, विस्तृत रूप, वो यहाँ भी पढ़ेंगे। इसलिए अगर उन चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लें 9th वाले, तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनका ले सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि एक बार 9th की जो फिजिक्स के 4 या 5 चैप्टर हैं उनको आप तैयार कर लें, ठीक है, या उनका रिवीजन कर लें एक बार, वो काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो वन डायमेंशन मोशन वहाँ भी है, वन डायमेंशन मोशन यहाँ भी है। तो यदि आप किसी एक ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जो केवल एक सिंगल एक्सिस के अकॉर्डिंग गति कर रही है, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताऊँ आपको, एक ट्रेन जो होती है वो क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है। क्या करती है, एक सरल रेखा में गति करती है। तो इसलिए क्या होती है कि जो ट्रेन की गति होती है वो क्या होती है, वन डायमेंशन होती है, ठीक है। और देखो आप बात करते हैं टू डायमेंशन की, तो टू डायमेंशन यानी टू एक्सेस, ठीक है, चाहे वो कोई से भी हो, वाई जेड हो चाहे वो जेड एक्स हो, यानी कोई से भी दो एक्सेस के बारे में बात की जा रही हो, कोई से भी दो एक्सेस से रिलेटेड बात हो रही हो किसी वस्तु के लिए, तो वो क्या होगी, टू डायमेंशन मोशन होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो रेंगती हैं, चींटी का चलना फर्श पे है, ठीक है, या किसी जो आप कह सकते हैं रेंगने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टू डायमेंशन में होती हैं, ठीक है। तो यानी वहाँ टू डायमेंशन क्यों होती है, देखिए क्योंकि अगर ये आप फर्स्ट समझ के चलें, ठीक है, तो कोई अगर चींटी यहाँ है तो वो इधर उधर इस तरह से गति करती रहेगी। तो ये क्या है, देखिए एक्स एक्स ये होगा, वाई एक्स ये होगा, यानी वो लंबाई भी तय कर रही है और चौड़ाई भी तय कर रही है, यानी दो तरह की चीज़ें तय कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, टू डायमेंशन मोशन, ठीक। फिर बात करते हैं देखिए थ्री डायमेंशन की। टू डायमेंशन हुआ, ये वन डायमेंशन हुआ, अब बात करते हैं थ्री डायमेंशन के लिए। तो देखिए तीन अक्षर होते हैं, तो थ्री डायमेंशन वही होती है एक्स वाई जेड, यानी तीनों कोऑर्डिनेट जब एक साथ किसी वस्तु की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, थ्री डायमेंशन होगी, ठीक है। अब देखिए थ्री डायमेंशन की तो हमने बात कर ली, तो यहाँ थ्री डायमेंशन का कोई एग्जांपल ऐसा सोचिए जहाँ, देखिए चलिए मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो हाई स्कूल से रिलेटेड है। जैसे स्फेयर है, ठीक है, सिलेंडर है यानी गोला है, बेलन है, या क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये सब क्या रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं, क्या रखते हैं, आयतन रखते हैं, ठीक है, ठीक, क्या रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं यानी आयतन रखते हैं। तो जो वस्तु समझ लीजिए आयतन रखते हैं वो थर्ड डायमेंशन में आती है, ठीक है। अब लेकिन हमें यहाँ एग्जांपल देना गति का, क्योंकि वे तो गति कर नहीं रहे, तो गति का एग्जांपल देना, तो आप ऐसा समझ के चलिए कि हम किस गति के लिए थ्री डायमेंशन, तीनों जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा देखिए एग्जांपल सबसे अच्छा किसी पक्षी का उड़ना होता है। किसी पक्षी के उड़ने के लिए क्या होता है, देखिए धरातल हुआ वो एक तरह से उसके लिए फर्श हुआ, तो फर्श पे वो इधर उधर कहीं भी उड़ सकता है। लेकिन अब धरातल यानी पृथ्वी से वो ऊंचाई पे भी तो कुछ ना कुछ है, तो यानी तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट उसके लिए यूज होते हैं पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसलिए वो क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है। तो देखिए यहाँ वैसे तो इनका कोई ज़्यादा ही नहीं, केवल मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वन डायमेंशन मोशन या टू डायमेंशन मोशन जो होते हैं वो क्यों कैसे होते हैं, उनको पहचाना कैसे जा सकता है। तो हम केवल यहाँ वन डायमेंशन मोशन की बात करेंगे, चाहे वो एक्स एक्स के लिए हो, चाहे वाई एक्स के लिए हो, चाहे वो जेड एक्स के लिए हो। और यहाँ दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ हम केवल बात करेंगे गति के बारे में, ना कि इस चीज़ के बारे में कि वो किस कारण से हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ अभी एक चीज़ मैंने यहाँ रोक दी थी कि बिंदु वस्तु, ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट,
उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे पास बिंदु वस्तु होती है, देखिए अब एक आप समझ के चलिए, एक मोटरसाइकिल, ठीक है, और एक बस, दोनों में कौन छोटी है? मोटरसाइकिल छोटी है, लेकिन बस काफ़ी बड़ी है, ठीक है। लेकिन बस भी हद तक कितने मीटर हो सकती है? 15-20, ठीक है, 25, हद तक इतने मीटर की हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसके द्वारा जो जिस रोड पर वो चल रही है उस रोड की लंबाई पर, ठीक है, तो वो कितनी हो सकती है पर डे चलने के लिए? 100 किलोमीटर हो सकती है, ठीक है, 400 भी हो सकती है, 500 हो सकती है, या 1000 हो सकती है लगभग। ठीक, ये तो अनलिमिटेड है, जितना कोई ड्राइवर उसका जो चलाना चाहेगा उतनी चल जाएगी। ऑयल बस होना क्या चाहिए उसके, उसमें ईंधन होना चाहिए, यानी ऑयल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम जब हमारे पास जो रास्ता है यानी जो पथ है, ठीक है, जो पथ तय किया जा रहा है वस्तु द्वारा, यदि इस पथ की लंबाई, जो हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं लंबाई, तो इस लंबाई की तुलना में यदि जो हमारे पास वस्तु है बहुत छोटी हो जाए, तो अब देखिए आप ऐसे समझिए 20 मीटर की ये बस हो, तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 आएगा, 0.02 मीटर, ठीक है, वो किलोमीटर से हो। और अगर आप बात कर रहे हैं रास्ते की, तो 1000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो इसकी तुलना में तो नगण्य है, इसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। अब नगण्य से मतलब देखिए, किसी के पास 10 रुपये हैं, किसी के पास 1000 रुपये हैं, मैं इससे 1 रुपया लूँ और मैं इससे 1 रुपया लेने लगूँ, तो किसको इफेक्ट दिखाई देगा? इसको इफेक्ट दिखाई देगा कि मेरे पास से कुछ चला गया, इसको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये की तुलना में 1 रुपया बहुत छोटी चीज़ है। तो वैसे ही जब रास्ते की जो लंबाई है इसकी तुलना में वस्तु की जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी हो, यानी उसकी जो आप कंडीशंस कह सकते हैं बहुत छोटी हो, तो उस टाइम हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं? केवल एक बहुत छोटा बिंदु वस्तु बोल सकते हैं, ठीक है, यानी एक बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं देखिए डिस्टेंस की। तो मैंने अभी बात की आपसे कि देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मैं दोनों की एक साथ बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने अभी बात की कि एक बस एक दिन में कितनी चलती है, तो जितनी भी वो चल जाए, जिस रास्ते पे वो चल रही है उस रास्ते की आप अगर टोटल लंबाई एक बार नाप लें, ठीक है, तो वो कहलाती है डिस्टेंस। क्या कहलाती है? वस्तु के लिए डिस्टेंस। यानी अगर आप जैसे स्कूल, घर से स्कूल जाते हैं, तो जिस जिस रास्ते से आप होकर जाते हैं, केवल उस रास्ते की आपको लंबाई मेज़रमेंट करनी है, यानी लेंथ को मेज़रमेंट करना है कितनी है। 1 किलोमीटर आई है, 1.5 किलोमीटर आई है, 100 मीटर, 50 मीटर है, वो क्या होगी? आपकी लेंथ होगी। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ए और बी, देखिए जाने के लिए इस तरीके से भी यहाँ को एक रास्ता हो सकता था, लेकिन ऐसे इधर से आप ना जाके, या एक रास्ता ये है जाने का, ठीक है, और एक रास्ता ये है। तो अगर ये केवल साइकिल वाले के लिए रास्ता हो, या जो पैदल जाता है इंसान उसके लिए हो, ठीक है, ये बस के लिए हो, तो बस के लिए जो लेंथ होगी, जो बस के लिए दूरी है, वो इस वाले रास्ते की लंबाई होगी। जबकि जो पैदल यात्रा कर रहा है, ठीक है, जो ये साइकिल ही मान के चलिए, जो साइकिल से यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए जो दूरी होगी वो ये वाली रास्ते की लंबाई होगी, ठीक है। लेकिन बस के लिए कौन सी है? ये वाली। तो हम जो दूरी होती है वो डिपेंड करती है रास्ते, जो पथ होता है उसकी लंबाई पर, ना कि ये कि कौन तय कर रहा है। वस्तु से मतलब नहीं है, वस्तु के द्वारा जिस रास्ते पे चला जा रहा है, या वस्तु जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते की लंबाई से मतलब होता है दूरी के लिए। देख अब, ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन की। तो देखिए विस्थापन जो होता है, तो दूरी के लिए चलिए एक बार परिभाषा और बता दूं मैं, कि जो परिभाषा क्या होती है, कि दूरी की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। अब वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, तो जब कोई वस्तु किसी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग गति करती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक विमीय गति बोलते हैं। जब 2 एक्सिस के अधीन गति करती है तो 2 डायमेंशनल मोशन, और तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग गति करेगी तो 3 डायमेंशनल मोशन। डिस्टेंस हो गई, बचा डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ रास्ता इनके बीच में ये है जाने का, ठीक है, रास्ता ये है जाने का। अब लेकिन
ठीक है। तो जो दूरी हुई वो तो इस रास्ते की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपने 9th या 10th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से खींचा गया लंब, इन दोनों के बीच की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो होती है किसी बाह्य बिंदु पर लंब के रूप में, वो क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो उसी थोड़ी सी थ्योरम को यूज मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। देखिए, दो बिंदुओं के बीच आप अगर दो बिंदुओं के बीच अगर आप बहुत कम, मतलब न्यूनतम दूरी लेना चाह रहे हैं कि उससे कम दूरी हो ही नहीं सकती उन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच, यानी दो फिक्स पॉइंट हों और उनके बीच में आप न्यूनतम डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं कि न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है, छोटा सा काम करना है। क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच एक सिंपल बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी, स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंटों को एक सीधे रास्ते से मिला दे। ठीक है, आप जब इस रास्ते की लंबाई नाप लें तो इसको बोलते हैं हम मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस। और इस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन अगर खींची जाए तो वो क्या होगी, उनके बीच में न्यूनतम दूरी होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो यदि दो फिक्स पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींच ली जाए या उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो ही क्या कहलाती है हमारे लिए, उन दोनों मतलब उन दोनों बिंदुओं के बीच या उस वस्तु के लिए क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। चाहे वो किसी भी रास्ते से होकर गई हो, हमें ये मतलब नहीं है। ठीक है, हमें केवल मतलब है, देखिए दूरी में मतलब था रास्ते की लंबाई से, जिस रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में रास्ते पर निर्भर नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट निर्भर करता केवल पॉइंटों के बीच में, जिन दो फिक्स पॉइंटों की हम बात कर रहे हैं। तो फिक्स पॉइंट ये है ए और बी, तो इसके बीच में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इनके बीच की न्यूनतम दूरी है। अब देखिए एग्जांपल, यदि इस पॉइंट से चलकर कोई एक बच्चा, ठीक है, ये घर है और यहाँ मार्केट, ठीक, यहाँ से गया यहाँ और ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कुछ और अब क्लियर हो जाएगा। तो ए से बी घर से मार्केट जाने के लिए कितना चला वो रास्ते पे, 2 किलोमीटर, और मार्केट से वापस आ गया वो घर। ठीक है, तो तब भी 2 किलोमीटर चला होगा। तो देखिए दो जगह हम बात करते हैं, जब वो घर से मार्केट गया तो तब दूरी और विस्थापन, ठीक है, तो दूरी कितनी होगी, देखिए घर से मार्केट की दूरी कितनी है, 2, और इसके बीच में अगर मैंने देखिए कोई रास्ता ऐसा तो उल्टा सीधा खींचा नहीं है, केवल एक सिंपल स्ट्रेट लाइन खींची है, तो इसका मतलब विस्थापन भी कितना हुआ, 2। ध्यान रखिएगा, मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, अगर रास्ता इस तरीके का होता, उसकी लंबाई कुछ और होती, तो हमें तब यहाँ इन दोनों को मिलाना पड़ता, यानी दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ती और इसकी लंबाई निकालनी पड़ती। ठीक है, तब विस्थापन प्राप्त होता। तो अब देखिए ये हो गया। दूसरी चीज़, जब वो मार्केट से घर आ गया, मार्केट से कहाँ गया, घर, तो दूरी कितनी हो गई, 2a और 2a कितनी हो गई, 4। विस्थापन कितना हुआ, देखिए अब ये पॉइंट है घर का, वापिस घर वो आ गया, तो क्या एक बिंदु से एक ही बिंदु पे कोई रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हम। मतलब ये पहला ही पॉइंट है और यही लास्ट पॉइंट है। तो अब पहला और जब लास्ट पॉइंट एक है तो उनके बीच में रेखा तो खींची नहीं जा सकती, तो उस रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी विस्थापन कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। इससे आगे, दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। दूरी क्या हो सकती है, हम सदैव पॉजिटिव होती है, विस्थापन क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि दूरी क्या होती है, सदैव पॉजिटिव होती है, निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है, घटेगा भी, बढ़ेगा भी, ऋणात्मक भी होगा और 0 भी होगा। ठीक है, तो ये दूरी और विस्थापन में एक तरह का अंतर भी है। ठीक है, इसके बारे में और जो आगे हैं चर्चाएं होंगी, वो जैसे जैसे टॉपिक के बीच में आते रहेंगे, दोनों में डिफरेंट वैसे वैसे और आपको क्लियर होता रहेगा। तो आई होप कि जितना आपको बताया वो समझ में आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।